नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज तारीख है 20 सितंबर 2025। नमस्कार। और हम आज यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से कुछ बेहद ज़रूरी करंट अफेयर्स मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। ये हमारी चर्चा का पहला भाग है। जी हाँ। आज जिन विषयों पर हम ध्यान देंगे उनमें शामिल है असम का मुरान समुदाय हाँ। और उनकी एसटी दर्जे की मांग, फिर स्लैप मुकदमे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इनका क्या असर है, बिल्कुल। फिर एआई में रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एनईएसपीआर के कार्यक्रम, एफएओ का तकनीकी सहयोग कार्यक्रम जी। और ब्लू पोर्ट्स, फेंटानिल संकट, पीएनजीआरबी, माचू पिच्चू, पेरियार टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। काफी कुछ है आज। हाँ, लिस्ट तो लंबी है। और हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमारी पहले भी बात हुई हो। हाँ। तो ये एक तरह से मतलब रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। सही है, रिवीजन भी जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के पहलुओं, उनके महत्व और यूपीएससी परीक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता को समझना है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इन विषयों को विस्तार से समझते हैं। और हाँ, श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं असम के मोरान समुदाय से। खबरों में है कि ये समुदाय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे की अपनी पुरानी मांग को लेकर फिर से सक्रिय हो गया है। जी, मोरान समुदाय ये मुख्य रूप से असम के तिनसुकिया जिले और आसपास के इलाकों में है। कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश में भी। अच्छा, और इनका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। अहोमों के आने से पहले इनका अपना एक राज्य था, बेंगामारा। बेंगामारा यानी आज का तिनसुकिया। हाँ, लगभग वही इलाका। भाषा की बात करें तो पहले ये बोडो समूह की एक बोली बोलते थे, तिब्बती बर्मी परिवार की। लेकिन अब समय के साथ इन्होंने असमिया भाषा को अपना लिया है। अच्छा, और इनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान ये भी तो महत्वपूर्ण होती है किसी समुदाय के लिए। बिल्कुल। ज्यादातर मोरान लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं और मुआमोरिया संप्रदाय से जुड़े हैं। मुआमोरिया संप्रदाय। जी, कहते हैं श्री शंकर देव के शिष्य श्री अनिरुद्ध देव ने इन्हें दीक्षा दी थी, लेकिन इससे पहले ये शाक्त थे। शाक्त मतलब देवी की पूजा। हाँ, किचाई खाती देवी की। उनका एक प्रसिद्ध थान या मंदिर भी है। तो ये एक तरह का धार्मिक परिवर्तन भी हुआ है इनके इतिहास में। और संस्कृति, कुछ खास त्योहार या रीतियां। संस्कृति में इनका गसर तालार बिहू बहुत खास है, मतलब पेड़ के नीचे किया जाने वाला बिहू नृत्य। ये तो अनोखा है। हाँ, और खेरी उत्सव भी मनाते हैं। तो ये सब बातें इनकी पहचान को मजबूत करती हैं और इनकी एसटी दर्जे की मांग को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है। सही कहा, ये पहचान और प्रतिनिधित्व का भी सवाल है। जीएस पेपर 1 और 2 के लिए ये मुद्दे अहम हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसका संबंध सीधे तौर पर लोकतंत्र, मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। स्लैप मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में चिंता जताई थी इस पर। जी, स्लैप, स्ट्रेटेजिक लॉसूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। नाम ही काफी कुछ कह रहा है। हाँ, ये दिखने में तो आम मुकदमे लगते हैं, जैसे मानहानि का केस कर दिया, लेकिन इनका असली मकसद होता है आवाज दबाना। किनकी आवाज? खासकर उन लोगों की जो सवाल उठाते हैं, पत्रकार, एक्टिविस्ट, एनजीओ, शिक्षाविद, मानवाधिकार रक्षक। अक्सर बड़ी कंपनियां और शक्तिशाली लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब ये जीतने के लिए नहीं? जीतने से ज्यादा ये सामने वाले को परेशान करने, उनके संसाधन खत्म करने के लिए होते हैं। लंबी कानूनी लड़ाई में उलझा दो, भारी हर्जाना मांग लो, ताकि वो थक कर चुप हो जाए। बिल्कुल। इसमें शक्ति का असंतुलन साफ दिखता है। एक तरफ बड़ा कॉर्पोरेट, दूसरी तरफ एक पत्रकार या एक्टिविस्ट। ये सार्वजनिक भागीदारी को कमजोर करता है। और हाल में अडानी एंटरप्राइज वाला जो मामला था, जिसमें पत्रकारों पर कथित असत्यापित सामग्री छापने से रोकने के लिए एक तरफा आदेश, वो भी इसी का उदाहरण था। हाँ, वो एक पक्षीय निषेधाज्ञा का मामला था। मतलब अदालत ने दूसरी पार्टी को सुने बिना ही आदेश दे दिया। एसएलएपी में अक्सर ऐसी तरकीबें अपनाई जाती हैं। ये तो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। कई देशों में तो एंटी एसएलएपी कानून है, सुना है? जी हाँ, अमेरिका, कनाडा, यूके में भी कुछ हद तक ऐसे कानून हैं जो ऐसे बेकार के मुकदमों को जल्दी खारिज करने की सुविधा देते हैं। खर्चा भी दूसरी पार्टी से वसूलने का प्रावधान होता है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में अभी तक कोई खास एंटी एसएलएपी कानून नहीं है। अदालतों को मौजूदा नियमों जैसे सिविल प्रोसीजर कोड और संविधान के अनुच्छेद 19 पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी लिहाज से अहम है।
जी, कि मानहानि कानून का इस्तेमाल पत्रकारिता को दबाने के लिए ना हो। ये गवर्नेंस और एथिक्स मतलब जीएस पेपर 2 और 4 दोनों से जुड़ता है। सही है। चलिए अब तकनीक की दुनिया में चलते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग आरएल, डीपसीक एआई टीम का R1 मॉडल, इसने आरएल से तर्क के नए तरीके खोजे हैं। ये आरएल आखिर है क्या? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हाँ, ये मशीन लर्निंग का ही एक सब फील्ड है। आप इसे करके सीखने जैसा समझ सकते हैं। करके सीखना कैसे? इसमें एक एआई एजेंट होता है। समझिए एक प्रोग्राम, वो एक माहौल में काम करता है, वो कुछ एक्शन लेता है और उस एक्शन के नतीजे पर उसे या तो इनाम मिलता है या सजा। अच्छा, रिवॉर्ड या पनिशमेंट? बिल्कुल। और इसी फीडबैक के आधार पर वो सीखता है कि भविष्य में क्या करना है ताकि उसे सबसे ज्यादा इनाम मिले। इसमें कोई उसे बताता नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, वो खुद पता लगाता है। यानी बिना किसी इंसानी मदद के, बिना किसी ट्रेनिंग डेटा के? हाँ, मतलब बिना किसी लेबल किए हुए ट्रेनिंग डेटा के, जैसा सुपरवाइज्ड लर्निंग में होता है। यहाँ एजेंट को बस लक्ष्य पता है, कुल इनाम को अधिकतम करना। वो परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर से सीखता है। इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? 4 मुख्य तत्व हैं। एजेंट, सीखने वाला; एनवायरनमेंट, माहौल जिसमें वो काम करता है; एक्शंस, जो वो कर सकता है; और रिवॉर्ड्स, इनाम या सजा। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, गेम्स के अलावा? गेम्स में तो बहुत हुआ है, जैसे अल्फागो। लेकिन अब रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें, फाइनेंस में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यहाँ तक कि वैज्ञानिक खोज में भी, जैसे R1 मॉडल ने किया। तो ये एआई के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, ये उन समस्याओं को हल करने में मदद करता है जहां हमें लगातार निर्णय लेने होते हैं और माहौल बदलता रहता है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तकनीक की बात चल ही रही है तो नी स्पार्क्स कार्यक्रम पर आते हैं। पूर्वोत्तर के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने की पहल। जी, नी स्पार्क्स पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस, रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। काफी लंबा नाम है। हाँ, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, एमडोनर और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की मिलीजुली पहल है। इसका मकसद क्या है? मकसद साफ है, पूर्वोत्तर के छात्रों में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में जिज्ञासा जगाना, जागरूकता बढ़ाना। ये तो अच्छी बात है। कैसे करते हैं ये? इसका एक मुख्य हिस्सा है छात्रों को इसरो के केंद्रों का दौरा कराना। बेंगलोर में? ओह सीधा इसरो? जी, हर राज्य से 100 मेधावी साइंस स्टूडेंट्स को चुना जाता है, कुल 800 छात्र। उन्हें भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को करीब से देखने का मौका मिलता है। इससे स्टेम विषयों में रुचि जरूर बढ़ेगी। हाँ, यही उम्मीद है। ये भौगोलिक और सूचना के गैप को भरने की भी कोशिश है। लेकिन क्या सिर्फ टूर काफी है? वहाँ स्थानीय स्तर पर भी तो विज्ञान शिक्षा को मजबूत करना होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत है, एक एक्सपोजर देता है, लेकिन इसकी असली सफलता इस पर निर्भर करेगी कि स्कूल लेवल पर विज्ञान की नींव कितनी मजबूत है। दोनों को साथ चलना होगा। फंडिंग कैसे होती है इसकी? इसमें केंद्र यानी मिनडोनर और राज्य सरकारें दोनों पैसा लगाती हैं, 60-40 के अनुपात में। अच्छा, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण हुआ। बिल्कुल। ठीक है। अब समुद्री अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के मत्स्य पालन मंत्रालय ने FAO के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम TCP समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये FAO का TCP क्या है? देखिए, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की एजेंसी है। इनका ये TCP मतलब टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम 1976 से चल रहा है। काफी पुराना है। जी, इसका मकसद है सदस्य देशों को उनके अनुरोध पर FAO की तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता देना, ताकि वो खाद्य सुरक्षा, कृषि, मछली पालन, वानिकी वगैरह में अपनी चुनौतियां हल कर सकें। और इसकी फंडिंग? ये FAO के अपने रेगुलर बजट से होती है, जो सदस्य देश देते हैं। और भारत के लिए जो ये खास समझौता हुआ है, ब्लू पोर्ट्स का सुदृढ़ीकरण, इसमें क्या होगा? इसमें FAO भारत सरकार की मदद करेगा ताकि मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों की तकनीकी क्षमता बढ़ाई जा सके, खासकर पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए। कोई खास बंदरगाह चुने गए हैं? हाँ, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 हैं, वनकबारा दीव में और जाखू गुजरात में। इन्हें कुछ खास रणनीतिक और ऑपरेशनल टूल्स दिए जाएंगे। इससे भविष्य के निवेशों की प्लानिंग में मदद मिलेगी। ये ब्लू पोर्ट्स क्या हैं? क्या ये नॉर्मल पोर्ट से अलग हैं? ब्लू पोर्ट्स एक कॉन्सेप्ट है जिसे मत्स्य विभाग आगे बढ़ा रहा है। ये स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर होंगे। स्मार्ट मतलब? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, जैसे IoT, सेंसर्स, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल।
ताकि ऑपरेशन बेहतर हो। और इंटीग्रेटेड मतलब इसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, तो वनकबारा और जॉखो के अलावा और भी हैं। हाँ, कराईकल पुडुचेरी भी एक पायलट ब्लू पोर्ट है। इस पूरी पहल को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का भी सपोर्ट है। तो ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। बिल्कुल। GS पेपर 3 इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, अब एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं, फेंटनिल। हाल में अमेरिका ने कथित तौर पर फेंटनिल प्रीकर्सर रसायनों की तस्करी के आरोप में कुछ भारतीय बिजनेस अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए। ये फेंटनिल है क्या चीज? फेंटेनिल एक बहुत ही शक्तिशाली सिंथेटिक ओपियोइड है। ओपियोइड जैसे मॉर्फिन या हेरोइन? जी, लेकिन ये मॉर्फिन से लगभग 100 गुना और हेरोइन से करीब 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये पूरी तरह लैब में बनता है। ओह, 100 गुना। हाँ, इसका इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह पर गंभीर दर्द के इलाज में होता है, जैसे कैंसर के दर्द में या सर्जरी के बाद। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, इसका अवैध रूप से निर्माण और इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, खासकर अमेरिका में। ये बहुत सस्ता पड़ता है ड्रग डीलरों के लिए और बहुत ज्यादा नशीला है। और खतरनाक भी होगा फिर। बहुत ज्यादा। इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा, कुछ दाने ही जान लेने के लिए काफी हैं। इसीलिए इससे ओवरडोज से होने वाली मौतें बहुत ज्यादा हैं। ये दिमाग पर असर करता है और इसकी लत बहुत बुरी लगती है। और ये जो प्रिकर्सर रसायनों की तस्करी की बात है, देखिए, फेंटानिल बनाने के लिए कुछ खास केमिकल्स की जरूरत होती हैं, जिन्हें प्रिकर्सर कहते हैं। इनका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अमेरिका का आरोप है कि भारत से इन रसायनों की अवैध तस्करी हो रही है, जो फिर मेक्सिको वगैरह जाकर फेंटानिल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। जी हाँ, ये न सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों पर असर डाल सकता है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे नशीले पदार्थों और उनके बनाने के सामान का नेटवर्क ग्लोबल है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियंत्रण कितना प्रभावी है, ये सवाल उठता है। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों से जुड़ गया। बिल्कुल, GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए प्रासंगिक। चलिए, अब एक रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं, PNGRB, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। इन्होंने LPG इंटरऑपरेबिलिटी पर लोगों से राय मांगी है। जी, PNGRB ये 2006 के एक्ट के तहत बनी एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम उत्पादों और नेचुरल गैस से जुड़े बिजनेस के हितों की रक्षा करना और कंपटीशन को बढ़ावा देना। अच्छा, ये क्या-क्या रेगुलेट करते हैं? ये रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और बिक्री को रेगुलेट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस की, लेकिन कच्चे तेल और गैस के उत्पादन को नहीं। वो इनके दायरे से बाहर है। जी, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD नेटवर्क और पाइपलाइनों को ऑथोराइज करते हैं, टैरिफ तय करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। और ये LPG इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? ये कुछ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जैसा है। हाँ। मतलब ग्राहक अपनी मर्जी से LPG सप्लायर बदल सकें बिना ज्यादा झंझट के। अच्छा। PNGRB इसी पर राय ले रहा है। अच्छा, इनकी शक्तियां क्या हैं? क्या ये सजा भी दे सकते हैं? ये कंपनियों के बीच या कंपनी और किसी व्यक्ति के बीच के विवादों का फैसला कर सकते हैं, शिकायतों की जांच कर सकते हैं, जैसे अगर कोई रिटेल सर्विस की शर्तों का उल्लंघन कर रहा हो। और इनके फैसले? इनके आदेश बाध्यकारी होते हैं, जैसे सिविल कोर्ट के होते हैं। ये अपने फैसलों की समीक्षा भी कर सकते हैं और इनके खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण में होती है। ठीक है। नोडल मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ही होगा। जी हाँ, और मुख्यालय दिल्ली में है। चलिए, अब दुनिया के एक अजूबे की तरफ चलते हैं, माचू पिचू, पेरू में। हाँ, हाल में विरोध प्रदर्शनों के कारण ट्रेन सेवा रुक गई थी और पर्यटक फंस गए थे। हाँ, माचू पिचू ये पेरू में एंडीज पहाड़ों पर बसा 15वीं सदी का इनका सभ्यता का एक अद्भुत स्थल है। इनका सभ्यता? जी, ये कुस्को शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर है, विल्काबाम्बा रेंज में। काफी ऊंचाई पर है, करीब 7,710 फीट। इसे किसने बनवाया था? माना जाता है कि इनका शासक पचाकुटी इनका यूपांक्वी ने इसे 15वीं सदी के मध्य में बनवाया था। इसकी खासियत क्या है? वहाँ मंदिर है, महल है, सीढ़ीदार खेत है, स्मारक है, दीवारें हैं और सबसे अद्भुत है पत्थर का काम। बड़े बड़े पत्थर बिना किसी गारे या मोटार के इतनी सटीकता से जोड़े गए हैं कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं जा सकता। कमाल है। और इसे दोबारा किसने खोजा? इसे अमेरिकी खोजकर्ता हीराम बिंगम ने 1911 में दुनिया के सामने लाया।
हालांकि स्थानीय लोग इसके बारे में जानते थे। ये अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इनका सभ्यता के बारे में भी थोड़ा बताइए। इनका सभ्यता प्राचीन पेरू में लगभग 1400 से 1533 ईस्वी तक फली फूली। ये उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इनका समाज काफी संगठित था, राजा सबसे ऊपर, फिर कुलीन वर्ग। वास्तुकला और इंजीनियरिंग में ये लोग बहुत आगे थे। धर्म कैसा था इनका? उनका धर्म प्रकृति पूजा, जीववाद और कुल देवताओं की पूजा का मिश्रण था। विश्व इतिहास और संस्कृति के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जीएस पेपर 1। अब भारत लौटते हैं, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर पर। हाल की एक रिपोर्ट में वहां कुछ वित्तीय अनियमितताओं की बात सामने आई है। जी, पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल के इडुक्की जिले में है, तमिलनाडु बॉर्डर के पास। पेरियार नदी के नाम पर है शायद। हाँ बिल्कुल। ये पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ियों और पंडालम पहाड़ियों में फैला है। इसके बीच में पेरियार झील है, जो 1895 में पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार बांध बनने से बनी थी। मुल्ला पेरियार बांध भी इसी रिजर्व के अंदर है? जी हाँ। यहाँ का इलाका काफी पहाड़ी है। सबसे ऊंची चोटी कुट्टामाला है। पेरियार और पंबा नदियां यहीं से निकलती हैं या बहती हैं। और यहाँ कौन सी जनजातियां रहती हैं? मुख्य रूप से मन्नान और पलियन जनजातियां यहाँ रहती हैं। वनस्पति कैसी है यहाँ की? यहाँ आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, घास के मैदान सब मिलेंगे। कुछ यूकेलिप्टस के बागान भी हैं। और जीव जंतु? टाइगर रिजर्व है तो बाघ तो होंगे ही। हाँ, बाघ के अलावा हाथी, जंगली सुअर, सांभर, गौर, इंडियन बाइसन, माउस डियर, बाकिंग डियर, ढोल जंगली कुत्ते यहाँ पाए जाते हैं। प्राइमेट्स, बंदर वगैरह? हाँ, 4 खास तरह के प्राइमेट्स हैं, जिनमें दुर्लभ लायन टेल्ड मकाक और नीलगिरी लंगूर शामिल हैं। और यहाँ नीलगिरी ताहर के भी होने की संभावना है। काफी समृद्ध जैव विविधता है। पर्यावरण और जैव विविधता जीएस पेपर 3 के लिए ये लोकेशन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आखिर में बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी की। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में गुजरात के लोथल में इसके काम की प्रगति की समीक्षा की। ये क्या है? एनएमएचसी यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है भारत के 5000 साल के समुद्री इतिहास को एक जगह पर लाना और दिखाना। कहाँ बन रहा है ये? ये गुजरात के लोथल में बन रहा है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसे सागरमाला कार्यक्रम के तहत विकसित कर रहा है। लोथल ही क्यों? लोथल का ऐतिहासिक महत्व है। ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था और माना जाता है कि ये उस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था। हाँ, वहाँ खुदाई में डॉकयार्ड मिला था। जी, दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉकयार्ड माना जाता है उसे। 5000 साल से भी ज्यादा पुराना। तो ये जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। तो ये म्यूजियम जैसा कुछ होगा? म्यूजियम से कहीं ज्यादा। ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री परिसरों में से एक बनाने की योजना है। इसमें म्यूजियम गैलरीज होंगी, लाइट हाउस म्यूजियम होगा, थीम पार्क, समुद्री संस्थान, यहाँ तक कि लोथल शहर का पुनर्निर्माण भी होगा। सब कुछ डिजिटल और अनुभवात्मक, एक्सपीरियंशियल। वाह, काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसे बना कौन रहा है? नोडल एजेंसी इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन है और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इंडियन रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IPRCL है। खर्चा कितना आएगा? अनुमानित लागत करीब 4,500 करोड़ रुपए है और ये लगभग 400 एकड़ में फैला होगा। फंडिंग कहाँ से आ रही है? अभी तो शिपिंग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय नेशनल कल्चर फंड से पैसा दे रहे हैं। आगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR वगैरह से भी फंड जुटाने की योजना है। इसे चरणों में बनाया जा रहा है? हाँ, कई चरणों में। पहले चरण में कुछ म्यूजियम गैलरी बन रही हैं, जिसमें नेवी और कोस्ट गार्ड गैलरी भी शामिल है। फिर और गैलरी, लाइट हाउस म्यूजियम, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बनाने की योजना है, बगीचे वगैरह बनेंगे। बाद के चरणों में राज्यों के पैविलियन, होटल, लोथल शहर का रिक्रिएशन और समुद्री संस्थान बनाए जाएंगे। तो ये भारत की समुद्री विरासत को सहेजने और दुनिया को दिखाने का एक बड़ा प्रयास है। बिल्कुल। इतिहास, संस्कृति और पर्यटन तीनों नजरिए से महत्वपूर्ण। जीएस पेपर 1। तो कुल मिलाकर आज हमने समुदायों के अधिकारों से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आधुनिक तकनीक, विकास परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण और आपस में जुड़े हुए मुद्दों पर बात की। हाँ,
और अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, चाहे वो मोरान समुदाय के अधिकार हों, स्लैप मुकदमों से पारदर्शिता पर सवाल हो, आरएल जैसी तकनीक का विकास हो, एनी स्पार्क्स या ब्लूपोर्ट जैसी पहलें हों या फेंटानिल जैसा संकट, ये सभी मुद्दे कहीं न कहीं शासन, विकास, मानवाधिकार और वैश्विक सहयोग के जटिल ताने बाने का हिस्सा हैं। यूपीएससी की तैयारी में इन अंतर संबंधों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इन लिंकेजेस को समझना ही एनालिसिस है। जी। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण चाहते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी जरूर। याद रखिए, ये इस चर्चा का पहला भाग था। जल्द ही हम दूसरे भाग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।